तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में वोटिंग से पहले एएमएम प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुआ शामिल, तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले इसके लिए मैंने की थी रैली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का आंतरिक सर्वे आया सामने। आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की धड़कनें, कांग्रेस पार्टी की बननी है सरकार, भाजपा का हिमाचल प्रदेश में हो रहा है सुपड़ा साफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। पाकिस्तान खालिस्तानियों के जरिए भारत में कराना चाहता है बड़ा आतंकी हमला। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया जारी, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल, बोले स्कूल से लेकर साफ सफाई तक के मुद्दे पर घेरा, कहा 15 साल में इन्होंने एक भी काम नहीं किया। अच्छा, वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी का ताबीज पहनकर ईडी और सीबीआई से बचे रहे विपक्ष के नेता, नहीं तो काटेंगे जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भगवान राम पर बोले फारूक अब्दुल्ला, बोले भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं सबके हैं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में वोटिंग से पहले एएमएम प्रत्याशी कांग्रेस में हुआ शामिल, तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात की बापूनगर विधानसभा सीट से एएमएम के प्रत्याशी शहनवाज हुसैन ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। वहीं आपको बता दें कि एएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शहनवाज खान के कांग्रेस ज्वाइन करने पर गुस्सा जाहिर किया है। आज तक से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने शहनवाज खान के लिए एक रैली भी की, वोट मांगे, पर कांग्रेस ने उनका जमीर खरीद लिया। कांग्रेस ऐसा ही करती है, वो बीजेपी को इसलिए ही नहीं हरा पाती। शहनवाज खान ने एएमएम को छोड़ते हुए कहा था कि ये पार्टी भाजपा के वी टीम है। उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस में शामिल होकर ही वो अब मुसलमानों के मुद्दे उठा सकेंगे। गुजरात में खुद पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 17 रैलियां कर चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के कई नेता इम्तियाज जलील, वारिस पठान और हैदराबाद के 7 विधायक भी जनसभाएं कर चुके हैं। वहीं आखिर में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने गुजरात जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी लगातार अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश के आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की धड़कनें, कांग्रेस की बन रही है हिमाचल में सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सभी राजनीतिक दलों की नजरें अब चुनाव परिणाम पर है। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन इसी बीच एक सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने एक आंतरिक सर्वे कराया है, जिसमें वो चुनाव हारती हुई दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि 2017 से उसे कम सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर बहुत ही कम रहने वाला है। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। 12 नवंबर को हिमाचल में विधानसभा के लिए मतदान संपन्न हुआ था। इस चुनाव में जनता ने जमकर अपने मत का प्रयोग किया था। वही खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस बार बीजेपी सत्ता से बेदखल हो रही है और आंतरिक सर्वे ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में इस बार सरकार बननी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल, स्कूल से लेकर साफ सफाई तक के मुद्दे पर घेरा, कहा 15 साल में इन्होंने नहीं किया एक भी अच्छा काम। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आज अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इन्होंने 15 साल में कोई एक अच्छा काम किया हो तो कोई भी बता दें। इस सवाल पर एक महिला ने जवाब दिया और कहा कि एक अच्छा काम किया है, कूड़ा ही कूड़ा कर दिया है। फिर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है, दिल्ली में सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है। लोगों को जानकारी नहीं है कि ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ये जिम्मेदारी मेरी तब होगी जब मैं एमसीडी चुनाव में अपनी सरकार बनाऊंगा। केजरीवाल ने कहा कि 15 साल तक इन्होंने दिल्ली में कुछ भी नहीं कहा, दिल्ली में साफ सफाई इन्होंने नहीं की, सिर्फ कूड़े के ढेरी दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों एमसीडी चुनाव को लेकर, जो है केजरीवाल ने ये बड़ा हमला बीजेपी पर आज बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। पाकिस्तान खालिस्तानियों के जरिए भारत में करा सकता है बड़ा आतंकी हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने खालिस्तानियों को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई पंजाब समेत देश में अशांति फैलाने के लिए कनाडा को वेस के तौर पर इस्तेमाल करके कनाडा में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टरों के जरिए भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला कराने की साजिश रच रहा है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत लगातार कनाडा सरकार पर
और खालिस्तानी संगठनों के साथ साथ देश विरोधी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग करता रहा है, लेकिन कनाडा की सरकार मोदी सरकार की बात नहीं मानती है और खालिस्तानियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब इन्हीं खालिस्तानियों को अपने चंगुल में पाकिस्तान ने फंसा लिया है और पाकिस्तान इन खालिस्तानियों के जरिए भारत में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला कराना चाहता है, जिससे मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई दिखाई दे रही है और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से पाकिस्तान ने खालिस्तानी आतंकियों को लेकर बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान महापंचायत में राकेश टिकैत बोले बीजेपी का ताबीज पहनकर ईडी और सीबीआई से बचे रहे विपक्ष के नेता। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, सीएम योगी पर बोलने से परहेज किया, साथ ही अधिकारियों पर सीएम योगी से तमाम मुद्दों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर जनता के सभी संसाधनों पर कब्जा, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए बीजेपी का ताबीज पहनने का तंज कसा। दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार संविधान व्यवस्था को नष्ट कर देना चाहती है, सभी के अधिकारों को छीना जा रहा है और अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब जब देश में विपक्ष कमजोर होता है तब तब सरकार तानाशाही हो जाती है और जब सरकार तानाशाही हो जाती है तो देश में नई वैचारिक क्रांति आती है और उसी क्रांति से बड़े आंदोलन बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसानों को अपने ट्रैक्टर के बम्पर मजबूत करने होंगे, जो युवा फौज में अग्निवीर के लिए जाएंगे उन्हें टैंक चलाने सीखने होंगे और पढ़े लिखे लोगों को ट्विटर सीखना होगा, जिसके जरिए हम अपनी आवाज बुलंद कर सकें। तो ये बड़ी बातें जो है किसान नेता राकेश टिकैत ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों के मुद्दे पर पहली बार खुलकर बोले अमित शाह, बोले ओवैसी को पूरी दुनिया देख रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि उनको तो आरोप लगाने की आदत हो गई है और हमको उनके साथ जीने की। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी ने दावा किया कि गुजरात चुनाव में बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। भरूच के लोकल चुनाव में 41 मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी की पार्टी से आए, लेकिन राज्य के चुनाव में उन पर विश्वास न दिखाना, इसमें कोई फर्क नहीं है। इन सवालों का शाह ने जवाब दिया और कहा कि हमारा कभी ये आधार नहीं रहा कि प्रत्याशी कौन से धर्म से आता है, हमें तो आरोप के साथ जीने और उन्हें आरोप लगाने की आदत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को यहीं पर चुप कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भगवान राम पर बोले फारूक अब्दुल्ला, बोले भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं सबके। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के ही भगवान नहीं है, वे सभी धर्मों के हैं। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी के लिए हैं, ना कि केवल हिंदुओं के लिए। उन्होंने लोगों से धर्म के आधार पर उन्हें बांटने की कोशिश से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने देश को मजबूत बनाना है तो हमें एक साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो वे आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि हिंदू खतरे में है। भारत में 70 से 80% हिंदू आबादी है और क्या आपको लगता है कि वे खतरे में होंगे? फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, उसे मानने वाले मनुष्य भ्रष्ट होते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, फारूक अब्दुल्ला ने ये बड़ी बातें जो है गुजरात चुनाव को लेकर भी कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच पर उच्च न्यायालय की रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज करेगा कोर्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि उच्च न्यायालय में सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की जानी है जिसमें पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने को लेकर दर्ज 2 एफआईआर के संबंध में जांच को निलंबित कर दिया था। गोस्वामी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। एक एफआईआर नागपुर में दर्ज की गई थी जिसे शीर्ष अदालत के आदेश के बाद मुंबई स्थित NM जोशी मार्ग पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि दूसरी एफआईआर पायधौनी पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। एफआईआर का संबंध गोस्वामी की उन टिप्पणी से है जो पालघर भीड़ हिंसा और कोविड-19 जनित लॉकडाउन के दौरान मुंबई के बांद्रा इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों के एकत्रित होने को लेकर उनके टीवी कार्यक्रम में की गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अर्नब गोस्वामी की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आजम खान साहब को जिस तरह बुरी तरह से फंसाया गया है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है तो उनको किस तरह से फंसाया है। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। सारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब मुकदमों में आजम खान साहब बेदाग चल रहे हैं। अभी हाल ही में गेट खोलने का भी ऐलान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
डेढ़ सौ पर। तो हमने बताया कि हमें तो न्याय की उम्मीद है अपनी अदालतों से, हमें न्याय मिलेगा, आजम खान साहब को न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब लोगों को जलाने की लकड़ी पैदा नहीं हुई थी।